हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया? अब जो सीटेट का छूटा कुछ कोर्स रह गया है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी तक के सारे वीडियोज़ आप एक बार देख सकते हैं। पूरा सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है सीडीपी को। तो चलिए अब आगे जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आपका पहला टॉपिक है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इस इतना पूछा जाता है, इससे एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो डिसलेक्सिया, अब हम कई बार होता है जो नए नए बच्चे होते हैं वो भूल जाते हैं, तो भाई भूलना नहीं है। आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है BDPQ या BDPQ। तो इससे याद रखिएगा डिसलेक्सिया क्या होता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, मिरर इमेज बनाने लगता है। इसमें वो बी को डी की तरह बना देगा, पी को क्यू की तरह बना देगा। तो क्या होता है, पढ़ने और शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है। इसमें अक्षर उल्टा पढ़ना, रीडिंग में बहुत स्लो होना, स्पेलिंग एरर्स करना, इस तरीके के। तो इनको ठीक करने के उपाय क्या होते हैं, हम फोनिक्स यूज़ कर सकते हैं, चित्र दिखाकर यूज़ कर सकते हैं, और अतिरिक्त अभ्यास करा करके, बार बार प्रैक्टिस करा करके, वो कैप करके मतलब बोल के और फिर उसको रिटर्न करवा के हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ही डिसलेक्सिया की बात आए, आप याद रखिएगा BDPQ, आपको अपने आप याद आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका डिस्ग्राफिया। ग्राफ, ग्राफ वर्ड हम लेके चलेंगे। ग्राफ बनाना, ग्राफ करना, तो हम क्या करते हैं, कॉपी पर ही करते हैं ना। तो ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, इसमें हमारी राइटिंग ठीक नहीं होती है, इसमें हम सही से लिख नहीं पाते हैं, लिखने में कठिनाई होती है, हमें अक्षर सही नहीं बना पाते हैं, बहुत टाइम लगता है लिखने में। तो इसके उपाय क्या क्या है, हमें लिखने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। बड़ी लाइन वाली कॉपी यूज़ करें जिसमें हम थोड़ा अच्छे से लिख सकें, है ना, टाइपिंग करें। इन सारी चीज़ों से हम डिस्ग्राफिया में ठीक कर सकते हैं डिस्ग्राफिया को। इसके बाद आपका आता है डिसकैलकुलिया। अब कैलकुलेशन से तो समझ में आ ही रहा है कि मैथ्स है, तो गणित सीखने में कठिनाई होती है। इसमें क्या होता है, गणित को सीखना समझने में प्रॉब्लम होती है, संख्या पहचानने में कठिनाई होती है, जोड़ घटाना करने में कठिनाई होती है, टेबल्स लर्न करने में प्रॉब्लम आती हैं हमें। और आंसर एक ही होता है कि हम सबसे पहली चीज़ तो है, हमें प्रैक्टिस बहुत करनी है। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो हम प्रैक्टिस से उसे सुधार सकते हैं। जब कुछ नहीं आता है तो प्रैक्टिस से ही इंसान सीख जाता है ना। तो हमें कंक्रीट मटेरियल यूज़ करना चाहिए। हमें देखने वाली चीज़ों से लर्न करना बहुत आसान होता है। जैसे हम ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, एबेकस यूज़ कर सकते हैं। एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करके हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका आता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जैसे ही आए, बस हमें याद रखना है वसुधैव कुटुंबकम, कि हम सब एक हैं, सारी दुनिया एक है, हम अलग नहीं हैं, सब एक जैसे हैं, एक समान हैं, है ना। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सभी बच्चे सामान्य एवं विशेष, सभी प्रकार के बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, एक कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। मतलब कुछ किसी को ये नहीं कि अरे हैंडीकैप्ड है या स्पेशल है तो नहीं इसको अलग पढ़ाओ, कोई ऐसा कुछ नहीं। सब एक से हैं, सब एक समान है, सबको अधिकार है पढ़ने का, सभी के लिए समान अवसर मिलते हैं, भेदभाव रहित होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है लर्निंग जो होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस का सम्मान किया जाता है। मतलब आप अगर पढ़ने में अच्छे हैं, आपका फ्रेंड आपसे थोड़ा कम पढ़ने में कम मतलब नहीं पढ़ पा रहा है उतने अच्छे से जितना आप अच्छे से पढ़ते हैं, या कोई आपसे ज़्यादा अच्छा है, तो सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है, सबको अलग अलग इक्वलिटी दी जाएगी, सबकी पर्सनालिटी का ध्यान रखा जाएगा। ये नहीं कि ये कहा जाए वो पढ़ने में तेज है तो तुम क्यों नहीं हो, ऐसा इस तरीके का नहीं होता समावेशी शिक्षा में। उसके बाद सहयोगात्मक वातावरण होता है। यहाँ पर टीचर हेल्प करता है, फ्रेंड्स हेल्प करते हैं, या जो आपके सहपाठी हैं वो सब सब एक दूसरे की सहायता करते हुए करते हैं। NEP 2020 और RT 2009 में आपके समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। इसके बाद आता है चिंतन एवं समस्या समाधान। चिंतन एवं समस्या समाधान, चिंतन तो हम लोग डेली करते ही रहते हैं, हर समय इसी बात
की परेशानी कि अब सीटेट पास होंगे या नहीं होंगे, एलटी ग्रेड में क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, कहीं फिर से पेपर लीक ना हो जाए, तो ये चिंतन तो चलता ही रहता है अपना। तो थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, किसी समस्या पर मानसिक प्रक्रिया, ये हमारी क्या है, थिंकिंग होती है। अब जैसे क्रिटिकल थिंकिंग होती है जिसमें हम क्या तार्किक और विश्लेषणात्मक रूप से विचार करते हैं, सोचना विचारना, तर्क लगाना कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग में होता है नए और मौलिक विचार उत्पन्न करना, हम कुछ अपनी तरफ से करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, क्रिएटिव थिंकिंग की बात जैसे ही आती है आपको मोटू पतलू के पत्तू की याद आ जानी चाहिए, आइडिया ऐसा करते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में क्या होता है, अपने विचारों और अनुभवों पर विचार करना। हम फ्लैशबैक जाते रहते हैं, बार बार चीज़ों को सोचते रहते हैं, ऐसा करनी, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। लॉजिक थिंकिंग में क्या है, सेम तर्क लगाना, नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, ट्रायल एंड एरर होता है, इनसाइड होता है, एल्गोरिथम होता है और ह्यूरिस्टिक होता है। तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इससे आपकी। इसके बाद आपका आता है कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट होता है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप क्लास को कैसे मैनेज करना है ये बहुत ज़रूरी होता है हर बच्चे के लिए। अगर क्लास का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो बच्चों का पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। वो पहली चीज़ ना तो डिसिप्लिन में रहेंगे, ना ही वो अच्छे से पढ़ेंगे, वो हर चीज़ को बहुत लाइटली लेंगे, खेल कूद करेंगे, है ना। तो कक्षा में ऐसा वातावरण बनाना जहाँ सभी विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सीख सकें। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों को अच्छी लगने वाली चीज़ें सारी होनी चाहिए, ऐसी पढ़ाई करवानी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप टूल्स के साथ जाएं, आप सामान लेके जाएं, बहुत सारा चार्ट्स बना के लेके जाएं, ऐसी वाली इस तरीके की होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना, भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान करना। फिर पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या है, सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना और नकारात्मक को सुधारना। अब जैसे कोई बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है और एक शांत बैठ के पढ़ रहा है, तो हम उसको एक सिंपल वे में एग्जांपल दे सकते हैं कि देखो ये इतने अच्छे से पढ़ रहा है, आप भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डांटना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव लर्निंग, टीचर एज फैसिलिटेटर। अब क्या होता है, टीचर सिर्फ फैसिलिटीज़ दे सकता है, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। वो पूरी तरीके से चीज़ों को नहीं कि हाँ तुम 2 को 2 में जोड़ो और 4 करो, ऐसे नहीं। वो सिर्फ सिखाएगा कि कैसे पहाड़े कैसे बताए थे उसके हिसाब से आप ऐड करो, या सिर्फ मार्गदर्शक बनेगा, वो मार्गदर्शन करेगा सिर्फ उसका। अब क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य है आपके NCF 2005 में भय मुक्त एवं गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया। मतलब डराना नहीं है बच्चों को, मारना पीटना नहीं है। NEP 2020 कौशल एवं दक्षता आधारित शिक्षा पर जोर था ताकि विद्यार्थी जीवन के लिए तैयार हो सकें। और RTE 2009 में शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न प्रतिबंध था, बिल्कुल यह कानूनन अपराध माना गया था। NEP 2020 इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, फिर भी शॉर्ट में आप देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हैं वो सारे इसमें दे रखे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें आपका NEP 2020 भारत की नई शिक्षा नीति है जिसे 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा को समग्र, लचीला और कौशल आधारित और गुणवत्तापूर्ण बनाना था। मुख्य विशेषताएं क्या है, 5 3+3+4 शिक्षा संरचना थी। और बाकी आपका ये इसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो। पूरा एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा। पुनर्बलन, री-इन्फोर्समेंट, इस तरीके का रिजल्ट बनाना, इस तरीके का रिजल्ट देना बच्चे को कि वो उसी तरीके का रिजल्ट बार बार लाने के लिए खुद से ही उत्साहित हो। यानी कि ऐसा परिणाम जो किसी व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना को बढ़ा दे। जैसे अगर आप क्लास में फर्स्ट आते हो तो आपको टीचर तो अप्रिशिएट करता ही है, आपके घर के लोग भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो आपके मन में क्या भाव आते हैं, हम और मेहनत करेंगे और हमेशा फर्स्ट आएंगे। ये चीज़ें होती है ना। तो इसी तरीके से पुनर्बलन क्या होता है, ऐसा परिणाम जो किसी व्यवहार की
पुनरावृत्ति की संभावना को बढ़ा दें। जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, अच्छा व्यवहार, पुरस्कार देना, अच्छे अंक आने पर हम किसी को शाबाशी देते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, अप्रिय स्थिति हटाकर व्यवहार बढ़ाना, यानी कि होमवर्क करने पर डांट हटा देना। ये अगर आप डांट रहे हो तो ये तो नेगेटिव हो गया। तो अब आपने क्या किया, होमवर्क अगर बच्चे ने नहीं किया है तो उसको डांटना नहीं है, उसको समझाना है कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर आपका काम बढ़ता चला जाएगा। पनिशमेंट हमें नहीं देनी है, गलत व्यवहार कम करना है ना। पुनर्बलन बंद होने पर व्यवहार समाप्त करना, एक्सटिंक्शन जो है आपका ये ध्यान आकर्षित करने पर ध्यान ना देना, है ना। फिर स्किनर का सिद्धांत था, पुनर्बलन सिद्धांत बीएफ स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर आधारित है। सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन हर एक किसी के लिए ज़रूरी होता है। आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो अपने आप ही काम अच्छा होने लगता है ना। वह आंतरिक या बाहरी शक्ति जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब ये प्रकार क्या है, ये आंतरिक और बाह्य कैसे हैं। आंतरिक होती है जो स्वयं की रुचि से सीखना चाहता है, बाह्य पुरस्कार, अंक या प्रशंसा के लिए सीखना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी संतुष्टि के लिए काम करते हैं कि भाई हमें अच्छे नंबर लाने हैं, हमें अपने लिए पढ़ना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अच्छा हम फर्स्ट आएंगे तो फिर मेरी वाहवाही होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। तो ये मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम क्या था, आत्म साक्षात्कार, सम्मान, प्रेम एवं अपनापन, सुरक्षा और शारीरिक आवश्यकताएं। इसके बाद आपका ये प्रेरणा बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्पष्ट लक्ष्य निश्चित कर सकते हैं, प्रशंसा और प्रोत्साहन दे सकते हैं, रुचि के अनुसार गतिविधियां देना, सकारात्मक और सहयोगी वातावरण प्रदान कराना, छोटी छोटी सफलताएं दिलाना। पियाजे और वाइगोत्स्की में डिफरेंस देख लीजिए। आपका ये दिया हुआ है सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सीखने का आधार क्या था, स्वयं का अनुभव करके सीखता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, और लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। और सीखना क्या है, विकास के बाद सीखना है, विकास से पहले सीखना है। भाषा विकास का परिणाम है, और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य विकास का मुख्य साधन है भाषा। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक गाइड के रूप में या एक पाड़ के रूप में काम करता है, इसका फोल्डिंग के तरीके काम करता है। मुख्य अवधारणाएं क्या थी इसमें, इनकी दोनों लोगों की मुख्य अवधारणाएं दी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन थे, जीन पियाजे जी थे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, इवान पावलोव ने दिया था। परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया था। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, वोल्फगैंग कोहलर ने दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, ये बंडूरा जी ने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, एरिक एरिक्सन ने दिया था। नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। भाषा अर्जन सिद्धांत किसने दिया था, नोम चॉम्स्की ने दिया था। ZPD का संबंध किससे, लेव वाइगोत्स्की से। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी, तो जेरोम ब्रूनर ने दी थी। स्कीमा की अवधारणा किसने दी थी, जीन पियाजे। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, निरंतर होती है। वृद्धि किससे संबंधित है, शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। विकास किससे संबंधित है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन से संबंधित। विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिफेलोकोडल प्रिंसिपल। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है,
वंशानुक्रम और वातावरण। भाषा अर्जन की क्षमता किसने बताई? नोम चॉम्स्की ने बताई। मॉडलिंग का संबंध किससे है? अल्बर्ट बंडूरा से है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी की प्रगति को जानना। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? जेपी गिलफोर्ड से है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आई थिंक। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रभावी शिक्षण अधिगम वातावरण बनाना। अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। आरटी अधिनियम लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। NEP 2020 में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समग्र और बहुआयामी विकास करना। प्री ऑपरेशनल स्टेज किस आयु की होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। NCF 2005 किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित। NCF 2005 समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। RTE एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। RTE एक्ट किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए था? 6 से 14 वर्ष के लिए था। NEP 2020 में नई स्कूली संरचना क्या थी? तो थी 5+3+3+4। FLN का पूरा नाम क्या है? FLN का पूरा नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। प्रेरणा क्या है? सीखने के लिए प्रेरित करने वाली आंतरिक बाहरी शक्ति। अधिगम का सबसे अच्छा आधार क्या है? अनुभव एवं गतिविधि। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते। ये बहुत आसानी से ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो इन सबको प्लीज़ ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्या होता है हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं पर मेन टाइम पे याद ही नहीं आता। इतनी सारे सिद्धांत होते हैं कि हमें याद नहीं आता कि अब हम क्या करें, कैसे दें। तो अच्छे से पढ़िए। और ये पूरा CDP का पूरा एक ही में दे दिया है बहुत अच्छे से। इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।